जय हिंद साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 16 के मॉडल आंसर एंड डिस्कशन की, जो कि पॉलिटी का पार्ट ए वाला भाग था, जिसमें हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.1 से 1.5 तक सम्मिलित किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस डिस्कशन के साथ हम और क्या चीज़ देखेंगे, सबसे पहले यह जान लेते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि पॉलिटी में 3 मार्कर, 6 मार्कर एंड 15 मार्कर क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। हमने इससे पहले देखा था, इतिहास का पेपर हमने डिस्कशन किया, ज्योग्राफी का पेपर डिस्कशन किया, और अब क्या पॉलिटी के पेपर में भी उसी प्रकार आपका फॉर्मेट होना चाहिए, इस संबंध में हम इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कि जिसे याद कर कर अधिकतम उत्तरों को लिखा जा सकता है। साथ ही साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में किस प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, हम इसकी भी इस वीडियो में अपने क्वेश्चंस के मॉडल आंसर के साथ साथ चर्चा करते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 1 के ए से। 1 के ए में हमने दिया था प्रस्तावना में समाजवादी शब्द। क्या है ये, तो अब देख लेते हैं इसका आंसर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्या था, तो इसका तात्पर्य हम बता देते हैं कि धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है, यह इसका तात्पर्य है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य बता दें कि आर्थिक विषमताओं को दूर करना समाजवाद लाने का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण 3 पॉइंट्स को सम्मिलित करके अपने आंसर को पूरा किया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 1 के बी में भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों ने इसका आंसर सही लिखा है, और सिर्फ यह लिख देने से कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। किंतु आपके पास समय है तो आप यह भी बता सकते हैं कि इसी दिन को हम 26 नवंबर को ही विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए कुछ लोगों का इसमें डाउट रहा कि सर इसमें 26 जनवरी 1950 क्यों नहीं लिखा गया। आपका डाउट इस प्रकार क्लियर होगा कि आप जब प्रस्तावना में नीचे देखेंगे कि वहां लिखा गया है कि आज मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, वहां से ये अंगीकृत शब्द लिया गया है। तो प्रस्तावना में सीधा सीधा दिया है कि 26 नवंबर 1949 को। यदि आप लिखना ही चाहते हैं तो आगे जाके आप लिख सकते हैं इसी में तीसरा पॉइंट बना के कि 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह लागू किया गया था। किंतु सीधा अंगीकृत शब्द आए तो आपको 26 नवंबर 1949 ही लिखना होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के सी में राज्य विधानमंडल का गठन। क्या है राज्य विधानमंडल का गठन, आराम से आप, पॉलिटी का पेपर है, अनुच्छेद अवश्य लिखिए। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का वर्णन है। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। एक है आपके राज्यपाल, राज्यपाल का अनुच्छेद आप बता दीजिए कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल हैं। फिर आता है विधान परिषद, जो कि उच्च सदन होता है, अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन है। साथ ही साथ निम्न सदन की बात करें तो विधानसभा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 170 में है। आप इसे बढ़िया फॉर्मेट के अनुसार लिख दीजिए, आपको इससे ज्यादा 3 नंबर में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए चलते हैं आगे 1 के डी की ओर। प्रोटेम स्पीकर, यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी विद्यार्थियों ने इसे बहुत अच्छे से लिखा है। क्या है, तो प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये क्या है, तो लोकसभा हो या विधानसभा हो वहां पर यह होता है। तो हमने दोनों से बचने के लिए अस्थायी अध्यक्ष मात्र लिखा। नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राज्य में होगा तो राज्यपाल द्वारा, अगर लोकसभा की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। साथ ही शपथ का कार्य भी इन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। इनके प्रमुख कार्यों की हम चर्चा कर लें तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष के लिए चुनाव कराना प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख कार्य होता है। अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि 17वीं लोकसभा में वीरेंद्र सिंह जी प्रोटेम स्पीकर थे। साथ ही साथ अगर यदि आप अभी बताना चाहते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। किंतु प्रोटेम स्पीकर में आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा।
क्या होता है कि समय के अनुसार यह परिवर्तित होते रहते हैं। तो किसी भी प्रकार आप जानते ही हैं कि आपकी कॉपी आज आप लिखेंगे, हो सकता है वो 6 महीने बाद चेक हो। तो उस संदर्भ में आप इन चीज़ों से बचें और सीधा सीधा उत्तर लिखकर 3 इतना भी लिखेंगे तो आपको 3 नंबर आसानी से मिलेंगे। आप रिस्क ना उठाएं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के ई में 1 का ई था लेम डक सत्र। इसमें कई विद्यार्थियों को समस्या रही कि लेम डक क्या है और लेम डक सत्र। तो मैं आपको यहाँ दोनों चीजें बता देता हूँ क्या है। तो नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है, उसे कहा जाता है लेम डक सत्र। इसका वर्णन किसी संविधान के किसी अनुच्छेद किसी भाग में नहीं है, यह एक संसदीय परंपरा मात्र है। और अब लेम डक क्या होता है, तो वर्तमान लोकसभा के सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं वे कहलाते हैं लेम डक। तो विद्यार्थियों को यही समस्या है कि लेम डक और लेम डक सत्र में सत्र होता है नया वाला, किंतु लेम डक जो होंगे जो पुराने सदस्य चुने नहीं गए हैं इस लोकसभा में, उन्हें लेम डक कहा जाता है। आपने इसको ऊपर नीचे कर दिया है, कई विद्यार्थियों ने किया है, आप इसमें अवश्य सुधार करिए। देखिए एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जिसने टेस्ट दिया था आप अपने उत्तर, ये जो आपको नए नए यहाँ से पॉइंट मिलते जाते हैं, आप सीधे अपनी कॉपी में उसे नोट करते जाएं, ऐड करते जाएं। साथ ही जिनने भी टेस्ट नहीं दिया है वे विद्यार्थी भी कॉपी उठाएं और इन चीज़ों को नोट करते जाएं। आप सुन रहे हैं अच्छी बात है, किंतु मेंस में हमको जाके लिखना है, मेंस में हमको क्या करना है, लिखना है। तो आप लिखने का भी सतत प्रयास साथ में करते रहिए। हमारे मेंस के विद्यार्थी तो लिख ही रहे हैं और उसके अलावा इस पॉइंट को ऐड भी करते हैं। आप लोग भी इन्हें वीडियो से देखें और लिखते जाएं अपने हिसाब से, और कोई पॉइंट लगता है तो आप उन्हें ऐड भी करते जाइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के ई में ये क्या था, उपचुनाव। उपचुनाव क्या होता है, तो जो मुख्य चुनाव होते हैं उसके बाद होने वाले चुनाव उपचुनाव कहलाते हैं। कारण क्या होता है, तो सदस्य के आकस्मिक मृत्यु या किसी सदस्य द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है या दल बदल किए जाने पर उपचुनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। सभी लोग जानते हैं कि उपचुनाव आगे की अवधि के लिए होता है, संपूर्ण 5 वर्ष के लिए नहीं होता है। आप इस बिंदु को भी सम्मिलित कर सकते हैं और मध्य प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव की जो चर्चा है आप उसे भी शामिल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के जी में संविधान सभा में महिला सदस्य। सभी लोगों को पता है कि महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में 15 थी और आप उनमें से कुछ प्रमुख महिला सदस्यों का नाम लिखिए, आपका यह उत्तर भी कंप्लीट हो जाता है। जैसे सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर और विजय लक्ष्मी पंडित। हमने यहाँ प्रमुख 4-5 महिलाओं को यहाँ शामिल कर लिया है। लेकिन यहाँ यह बताना जरूरी है कि कुल सदस्य संख्या इनकी कितनी थी, तो हमने पहले ही लिख दिया है कि इनकी कुल सदस्य संख्या 15 थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के एच में क्या था, धर आयोग। तो 1948 में इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे एस के धर, इन्हीं के नाम पे धर आयोग बनाया गया था। उद्देश्य क्या था, तो राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में सिफारिश करना इनका उद्देश्य था। प्रमुख सिफारिश इनकी क्या रही, तो राज्यों का पुनर्गठन इन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों ने उद्देश्य में ही ये लिख दिया कि उनका उद्देश्य यही था कि प्रशासनिक आधार पर गठन हो, नहीं, ये गठन था, उद्देश्य जो था राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में सिफारिश करना था, जबकि उनकी प्रमुख सिफारिश रही थी कि भाषा के आधार पर न होकर प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार आप थोड़ा सा अंतर जरूर करें मुद्दों में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के आई में उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए कई विद्यार्थियों ने इसमें उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिख दिए हैं। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे छोटी छोटी बातों की गलतियां हो जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय लिखा होता है तो सीधा सीधा हम समझ जाते हैं, किंतु उच्च और उच्चतम न्यायालय में हम कभी कभी जल्दीबाजी के कारण अंतर नहीं कर पाते हैं। आप जब भी पेपर को देखें इन्हें ध्यान से इस बात को नोट करें। ठीक है, चलिए चलते हैं, देख लेते हैं उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों को। तो संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करना, राजस्व संबंधी मामले, साथ ही साथ वसीयत, विवाह, तलाक,
कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना से संबंधित मामले और अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामले प्रमुख क्या हैं, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। आप इन 3 पॉइंट्स को भी लिखेंगे मुख्य मुख्य, तो भी आपका काम हो जाएगा। पूरे 3 नंबर मिलने की संभावना इसमें होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के जे में अनुच्छेद 21 आपसे पूछा गया था। क्या था अनुच्छेद 21? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कहाँ वर्णित है? तो सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। ज्यादा आप बताना चाहें तो इसे आप बता भी सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और क्या है इसमें? तो व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है अथवा नहीं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 था। 1 जे हो गया। आगे बढ़ते हैं 1 के की ओर। 1 का के था संविधान में सामाजिक न्याय। क्या है संविधान में सामाजिक न्याय? तो किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना समान व्यवहार करना सामाजिक न्याय कहलाता है। क्या है? तो यह समानता की अवधारणा पर आधारित है। आपको पहली लाइन पढ़ के ये स्पष्ट हो गया। एक महत्वपूर्ण बिंदु इसका यह है कि भारत में जो सामाजिक न्याय का आदर्श है वो हमने 1917 की रूस की क्रांति से प्रभावित होकर अपने यहाँ शामिल किया है। आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहां आता है कि हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रोवाइड करेंगे। तो यह धारणा ही 1917 की रूसी क्रांति से हमने आत्मार्पित की है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के एल में संविधान में शक्तियों का विभाजन। सभी लोगों ने इसको आंसर लिखा है और सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान की अनुसूचित 7 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब बता देते हैं हम 3 प्रकार की अनुसूचियां होती हैं, 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी? पहली है संघ सूची। इसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 100 विषय। आप चाहें तो यह भी बता सकते हैं कि मूल संविधान में कितनी सूचियां, कितने विषय थे। ठीक है, अब दूसरी बता दीजिए आप राज्य सूची, इसमें कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और तीसरा आप बता दीजिए समवर्ती सूची, जिसमें वर्तमान में अभी 52 विषय हैं। इस प्रकार संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। आप इसे बढ़िया फ्लो डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं। चलिए चलते हैं 1 के एम की ओर। क्या था क्वेश्चन? महान्यायवादी। महान्यायवादी सभी जानते हैं क्या होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। कौन होता है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होती है। आप यहीं पर आप साइड में महाधिवक्ता को भी आप शामिल कर सकते हैं। आप उसमें कुछ अंतर नहीं है। अनुच्छेद आप लिख दीजिए उनका, अब राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी बता दीजिए, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल लिख दीजिए और उच्चतम न्यायालय की जगह उच्च न्यायाधीश लिख दीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे कि केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर एक छोटा क्वेश्चन है, हमारे साइड में लिखने से काम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल वहीं के वहीं नोट करिए। इससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को शामिल कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के एन में क्या है? तो अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय पूछा गया था। क्या होता है अधीनस्थ न्यायालय? तो उच्च न्यायालयों के अधीन न्यायालय होने के कारण इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इनके अन्य नाम की बात करें तो निम्न न्यायालय इनका अन्य नाम होता है। वर्णन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक इसका वर्णन है। यहाँ गलती से 23 लिख दिया गया है, आप इसमें सुधार कर लीजिएगा। अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप 3 बिंदु डालिए, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। 1 का ओ में चलते हैं, संविधान निर्माण समिति। यहाँ क्वेश्चन देते समय एक थोड़ी सी भूल हुई कि यहाँ समितियां लिख दिया जाता तो शायद ये स्टूडेंट्स इसको आसानी से समझ पाते हैं। समिति मात्र लिखने के कारण कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कुछ अलग लिखा है। हम पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं कि संविधान निर्माण समितियां सभी जानते हैं कि संविधान सभा द्वारा इनका गठन किया गया था। 8 बड़ी और अन्य छोटी छोटी समितियां थी। मुख्य समिति हम बता देते हैं तो प्रारूप समिति थी जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति थी जिनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति थी जिनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो
हुआ क्या, संविधान निर्माण समिति को कई लोगों ने संविधान सभा समझ के संविधान सभा का यहाँ वर्णन कर दिया गया है। तो आप इसमें सुधार करें, समिति मतलब समिति ही है, आप प्रमुख समितियां इस प्रकार लिखेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 3 मार्कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे अनुच्छेद लिखिए, आप वो कहाँ वर्णन है, और मुख्य मुख्य 3 बिंदु लिखकर आप 3 मार्क पूरे पूरे ले सकते हैं। 3 मार्कर के लिए अंत्योदय एकेडमी एक विशेष सीरीज भी चला रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसकी जानकारी होगी। 3 मार्कर का महत्ता को देखते हुए प्रत्येक विषय के लगभग 500 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे, जिसके 10 या 12 वीडियो अभी तक आ चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख भी सकते हैं। यदि आप अभी तक उसे नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका वर्णन लिंक दे देंगे, आप वहां जाके भी उसे देखिए। 3 मार्कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फुल मार्क्स देने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए चलते हैं अब 6 मार्कर क्वेश्चंस की ओर। 6 मार्कर का पहला क्वेश्चन था, भारत में संसदीय स्वरूप की सरकार है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि संसद के द्वारा ही भारत में सरकार बनती है, तो संसदीय स्वरूप की सरकार कहा गया है। अब 2 लाइन की हम इसमें प्रस्तावना दे देते हैं कि भारत में ब्रिटेन से प्रेरित संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत राजाध्यक्ष का महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक, जबकि वास्तविक नियंत्रण प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। कोई नई बात नहीं है, सभी को यह जानकारी है, किंतु लिखते समय हमें कुछ शब्द याद नहीं आते हैं, जिनके कारण हम गलतियां करते हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि अब संसदीय स्वरूप की सरकार है तो इसके कई फायदे होंगे, लाभ होंगे, कई नुकसान होंगे, तो हम उन्हें गुण और दोष में बता देते हैं। क्या है? विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित होता है, यह एक प्रमुख लाभ है। हम सभी जानते हैं कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका में जाते हैं और कार्यपालिका के सदस्य स्वतः ही विधायिका के सदस्य होते हैं, इसीलिए दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित रहता है। दूसरा, उत्तरदायी सरकार की भावना इसमें लागू रहती है। कैसे कि मंत्रिमंडल जो होगा, जो भी कार्यपालिका होगी, वो लोकसभा के प्रति, या राज्य की बात करें तो राज्य में विधानसभा के प्रति जिम्मेदार रहती है। ये इसका प्रमुख गुण है। और गुण की बात कर लेते हैं तो निरंकुशता का प्रतिषेध होता है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है, और द्विसदनीय विधायिका इनके प्रमुख गुण हैं। निरंकुशता का प्रतिषेध कैसे? तो मंत्रिमंडल जो भी चाहे, जैसा भी विधेयक लाना चाहे, वो ला नहीं सकता है, क्योंकि विधायिका के द्वारा उसे पास कराया जाना आवश्यक होता है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था इस प्रकार कि यदि किसी कारण से कोई दल, कोई सरकार अगर गिर जाती है, तो विपक्ष के रूप में एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था हमेशा संसदीय स्वरूप की सरकार में बनी रहती है। और द्विसदनीय विधायिका इसका एक प्रमुख गुण है, जो कि कई संसदीय स्वरूप, जो संसदीय शासन व्यवस्था है जिन्होंने अपनाई है, जिन जिन देशों ने, उनमें से अधिकतम देशों ने द्विसदनीय विधायिका को ही अपनाया है। तो एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे सदन में जाता है, जिससे जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो आराम से हमें देखने को यहाँ मिल जाते हैं। यह इनके लाभ हैं संसदीय स्वरूप की सरकार के। अब हम कुछ दोषों की भी बात कर लेते हैं। क्या है प्रमुख दोष? तो अस्थिर सरकार रहती है। कैसे? तो दल बदल हो गया या अन्य कई कारण हम देखते हैं, तो उसके कारण सरकार में स्थिरता कभी नहीं रहती है। अविश्वास प्रस्ताव लिए आते हैं कभी कभी। साथ में नीतियों में निश्चितता का अभाव होता है। होता यह है कि जो विधायक या जो सांसद चुन के आते हैं, उन्हीं में से कार्यपालिका का हमें गठन करना होता है। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि वह सांसद और विधायक उतने योग्य नहीं होते हैं जितना की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए भी संसदीय व्यवस्था में कमियां बताई जाती हैं। साथ ही साथ मंत्रिमंडल की निरंकुशता एवं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बिंदु, क्योंकि शक्तियों का अलग अलग वितरण कर दिया गया है, यह भी एक प्रमुख दोष है। अंत में आप लिख दीजिए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार होती है। यह आपको एक पॉजिटिव आंसर देना है। इस प्रकार आपका 6 नंबर का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा कि हमने प्रस्तावना बताई, मुख्य बिंदु बताए और 2 लाइन का उपसंहार बता के अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। ज्यादा से ज्यादा एक पेज कम से कम, और ज्यादा आप
उसे एक पेज और आधे पेज में ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा आप ना लिखें, आवश्यकता नहीं होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 का बी था, न्यायिक सक्रियता क्या है, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। तो सर्वप्रथम हम न्यायिक सक्रियता की परिभाषा बता देते हैं। क्या है न्यायिक सक्रियता? तो नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका न्यायिक सक्रियता कहलाती है। इसका सबसे प्रमुख, सबसे अच्छा माध्यम हमें देखने को मिला है जनहित याचिका। जब कॉपी चेक की जा रही थी तो कई विद्यार्थियों ने यहाँ पर सीधा सीधा विधायिका और कार्यपालिका से जो न्यायपालिका का टकराव है उसे न्यायिक सक्रियता का नाम दे दिया है, जो पूरी तरह गलत है। देखिए, कार्यपालिका और विधायिका जो विधेयक बना के भेजती है और न्यायपालिका उस पर अगर आपत्ति है तो वो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत जाता है, न कि न्यायिक सक्रियता है। आप न्यायिक सक्रियता अगर कहा जाए तो सीधा सीधा आप परिभाषा में आप पहले ही लाइन से, उसे भी गलत नहीं कहा जा सकता है, किंतु पहले ही लाइन में आप अगर गलत तथ्य शामिल करेंगे तो आगे कॉपी चेकर का क्या होता है कि उसे एक भावना बन जाती है कि ये न्यायिक पुनरावलोकन का ही शामिल कर रहा है। तो आप बताइए कि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका न्यायिक सक्रियता कहलाती है। इसका सबसे प्रमुख साधन जनहित याचिका को माना गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं न्यायिक सक्रियता का महत्व। ये था आपका प्रथम पार्ट। 2 पार्ट में ये क्वेश्चन था, क्या है और महत्व। तो प्रथम पार्ट अपन ने देख लिया है। अब हम देखेंगे दूसरा, न्यायिक सक्रियता का महत्व क्या है। तो कानून के शासन की स्थापना होती है। ठीक है, दूसरी बात देख लेते हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को वास्तविक रूप मिलता है इससे। पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। संवैधानिक मूल्य और लोकतंत्र में नागरिकों के विश्वास में बढ़ोतरी होती है। विभिन्न मुद्दों के समाधान करने का एक अच्छा विकल्प न्यायिक सक्रियता द्वारा हमें देखने को मिलता है। और विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा हम न्यायिक सक्रियता के द्वारा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यायिक सक्रियता का महत्व। इस प्रकार आप लिखें। आप हमने दोनों ही जो पक्ष थे प्रश्न के, उनको समान वरीयता दी, न्यायिक सक्रियता को भी समझाया और महत्व भी बताया। तो इस प्रकार आप आंसर लिखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के सी में भारतीय संविधान के स्रोत लिखिए। सभी विद्यार्थियों को यह जानकारी है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हम लिखते लिखते कुछ चीजों को भूल जाते हैं। हम उनकी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। क्या कि हम शुरुआत में बता दें कि भारतीय संविधान विश्व का बृहत्तम संविधान है। संविधान निर्माताओं द्वारा विभिन्न स्रोतों से इस प्रावधानों को एकत्रित किया गया था, जो कि निम्नलिखित हैं। कैसा? हमने यहाँ देखा कि ज्यादातर विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने बाहरी स्रोत तो बताए, किंतु स्रोत जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसे ही अपने क्वेश्चन आंसर में सम्मिलित नहीं किया। जबकि आप उसका वेटेज देखेंगे तो लगभग 35 to 45% भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आप उसे भी बताइए। ठीक है, तो आप देख लेते हैं आंतरिक स्रोत क्या है और बाहरी स्रोत। हम इसे 2 भाग में बांट देंगे। आंतरिक स्रोत में हमने बता दिया कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, और बाहरी स्रोत में हम बताएंगे विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। ध्यान रखिए, आंतरिक स्रोत भी इंपॉर्टेंट है, बाहरी स्रोत भी। सिर्फ बाहरी स्रोत लिखने से नंबर नहीं दिए जाएंगे। देख लेते हैं सबसे पहले आंतरिक स्रोत। 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या क्या लिया गया? तो संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा, राज्यपाल का कार्यालय, शक्तियों के विभाजन की सूचियां, यह सब 1935 के संविधान से, 1935 के जो अधिनियम था उसके द्वारा ली गई थी। बाहरी स्रोत की बात कर लेते हैं तो हम देखते हैं ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका, यह हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। अन्य देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, तो मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन आदि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो प्रस्तावना में निहित भावनाएं, समवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यहाँ हमने आंतरिक बता दिए। बाहरी स्रोत में हमने सिर्फ यहाँ अभी 3 देशों को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त आप आयरलैंड, फ्रांस, रशिया, साउथ अफ्रीका, जिस भी देश से
जो जो प्रावधान लिए हैं आप सभी को स्पष्ट हैं, ज्ञात हैं, आप उन्हें सम्मिलित कर दें। यहाँ हमने आपको फॉर्मेट जरूर बता दिया। सबसे बड़ी समस्या हमने आपको यहाँ बता दी कि आंतरिक स्रोत आप नहीं लिख रहे थे, आप उसे सम्मिलित कीजिए। आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी इसके दो तीन देशों को और ऐड कर लेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था हमारा 2 का डी था, शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताइए। देखिए मौलिक अधिकार हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मौलिक अधिकारों का प्रत्येक को, चाहे वो समता हो, स्वतंत्रता हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, अल्पसंख्यक के लिए जो शिक्षा का 29 और 30 में वर्णन है आप उसको, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 जो है अनुच्छेद 32 उसे, इन सभी को छह के छह मौलिक अधिकारों को 6 नंबर में अवश्य ही तैयार करके रखिए। सीधा सीधा आपको पूछ लिया जाएगा। यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार को शामिल करने का हमारा उद्देश्य यही था कि आप मौलिक अधिकारों को तैयार करके रखिए। उसके साथ साथ आप मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, और इनके जो अपवाद हैं उनको भी आप शामिल करके रखिए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, मैंने आपसे शुरू में ही चर्चा की, मैं बताऊंगा कि फॉर्मेट कैसे चेंज होगा, आप लिखेंगे कैसे पॉलिटी के पेपर के आंसर्स को। हिस्ट्री में क्या था कि हम उसका सन शामिल कर लेते थे, जो हम प्रस्तावना लिखते थे उसमें कोई घटना हुई तो उसका सन लिख देते थे, उसके समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लिख देते थे, इस प्रकार हम प्रस्तावना लिखते थे। पॉलिटी में प्रस्तावना लिखना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ अनुच्छेद ज्ञात होना चाहिए। यहाँ भी आप देख रहे होंगे हमने 2 चीज शामिल करके हमारा प्रस्तावना लिख दी है, आगे भी आप यही चीज देखेंगे। तो पॉलिटी के पेपर में प्रस्तावना में आप यही लिखिए, आप उसका भाग अनुच्छेद आप डाल दें, या कोई अनुसूची है तो वो डाल दें, आपकी प्रस्तावना आसान ही से लिख दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मुख्य पाठ की ओर। तो अनुच्छेद 23 में वर्णन है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, साथ ही साथ नागरिक और गैर नागरिक दोनों को यह अधिकार प्राप्त है कि उसका शोषण नहीं किया जा सकता है। अन्य बिंदु देख लेते हैं। न केवल भारत बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ सरकार के खिलाफ लिखना चाह रहे थे, ये तकनीकी जो प्रिंटिंग समस्या है उसके कारण ये दिख रहा है, मतलब ये सरकार के खिलाफ ही नहीं, व्यक्तियों के खिलाफ भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ अपवाद क्या है इसका? सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, जैसे कि हम देखते हैं इसका उदाहरण, जो सैन्य सेवा, यदि आवश्यकता पड़ती है तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी सैन्य सेवा ली जा सकती है, तो यह इसका अपवाद है। एक चीज और ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार जब भी आपसे आए, सभी लोग अधिकार जरूर लिखते हैं, लेकिन यदि आप उनके जो निवारक निरोध हैं या उनके जो अपवाद हैं उन्हें भी लिखेंगे तो आप दूसरों से लीड लेंगे। ठीक है, तो आप उन्हें भी शामिल कीजिए अपने आंसर्स में। ठीक है, ये देखा हमने अनुच्छेद 23। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 24 को। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध होगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में या अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 24। इस प्रकार हमने 23 और 24 दोनों को बता दिया, हमारा आंसर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 का ई था, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संबंध बताइए। यह शामिल इसलिए किया गया क्योंकि हमसे इससे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य संबंध को प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हमने यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संबंध को शामिल किया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस टेस्ट सीरीज के द्वारा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी पूरी तरह करते जा रहे हैं, ये आप याद रखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोनों चीजों को आपको सामने स्पष्ट कर दूंगा। कैसे, देख लेते हैं पहले कि संविधान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों के लिए निम्नलिखित उपबंध हैं। अनुच्छेद डालिए। पॉलिटी के पेपर में आप अनुच्छेद नहीं लिखेंगे, आपको आंसर में नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद डालिए। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अनुच्छेद 163 ये संबंध है,
163 में। फिर क्या है अनुच्छेद 164, क्या कहता है अनुच्छेद 164? इसके 3 पार्ट हैं। 64 का एक बोलता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। 2 क्या कहता है? मंत्री राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। 3 कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। यह है राज्यपाल के मध्य संबंध। एक और अनुच्छेद इससे संबंधित है, अनुच्छेद 167। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य होते हैं, हम सभी जानते हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसे आप लिख दें कि जो भी मंत्रिमंडल कार्य करता है या उनकी कैबिनेट की मीटिंग होती है उससे संबंधित सूचनाओं को राज्यपाल तक पहुंचाना इसका एक प्रमुख कार्य होता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल यदि किसी विषय पर जानकारी चाहता है तो वह मुख्यमंत्री को देना आवश्यक होता है। यदि कोई मंत्री कैबिनेट की चर्चा के बिना ही कोई भी विधेयक लेके आ जाता है तो राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वो मुख्यमंत्री को सूचित करे कि आप इसे कैबिनेट में रखें और उसके बाद मुझे जानकारी दें। इस प्रकार राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संबंध होते हैं। यहीं आप साथ में एक और क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं बता देता हूं आपको। हमने बताया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संबंध, आप देख लीजिए इसी में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य संबंध। आप क्या डाल देंगे? अनुच्छेद मुख्य रूप से लिखिए, अनुच्छेद आप 74 लिखिए, अनुच्छेद आप 75 लिखिए और अनुच्छेद 76। इन 3 अनुच्छेद के द्वारा आप उस आंसर को भी कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ अंतर इतना आएगा, जहां मुख्यमंत्री लिखा है वहां प्रधानमंत्री लिखना होगा, राज्यपाल जहां लिखा है वहां राष्ट्रपति लिखना होगा। आपके 2 आंसर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। देख रहे होंगे आप कि हम एक क्वेश्चन को ही 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा याद करना, देखिए रटना से आंसर याद नहीं आएगा। आप जब क्वेश्चन हॉल में बैठते हैं आधा दिमाग आपका वहीं से खत्म हो जाता है। मतलब जैसे ही पेपर दिखता है, पेपर वो बाली की शक्ति के समान होता है कि पेपर हमारे सामने होता है, हमारी आधी ताकत खत्म हो जाती है। इस चीज से बचना है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि रटने के ज्यादा प्रयास ना करें। आप ये देखें कि इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन, मतलब 2 अलग अलग क्वेश्चन को हम एक ही आधार पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक पीएससी ने इसको नहीं पूछा है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीएससी में से जरूर पूछा जाना चाहिए। क्या है बुनियादी संरचना? सभी लोग जानते हैं कि संविधान की बुनियादी संरचना से तात्पर्य ऐसे प्रावधानों से होता है जिन्हें संसद के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के बात यह हुई कि जिन्हें संसद परिवर्तित नहीं कर सकती है, ऐसे प्रावधान बुनियादी संरचना कहलाते हैं। अब सभी लोग बता देते हैं इसके आगे कि बुनियादी संरचना के प्रमुख तत्व। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में यदि आपको सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय का, किसी उच्च न्यायालय का कोई वाद याद आता है तो आप उसे भी यहाँ सम्मिलित करें। हमने यहाँ प्रमुख वादों को सम्मिलित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न वादों जैसे केशवानंद भारती वाद, मिनर्वा मिल्स वाद एवं वामन राव मामले के तहत बुनियादी संरचना को स्पष्ट किया गया है। यहाँ हमने 3 प्रमुख वादों को बता दिया। आप ये देखेंगे कि 99% विद्यार्थी इन चीजों को नहीं लिखेंगे। सीधे विद्यार्थियों ने, हमने टेस्ट सीरीज में देखा, सीधे विद्यार्थी कहाँ पूछ जाते हैं कि बुनियादी संरचना के तत्व कौन कौन से हैं, शामिल मुद्दे कौन कौन से हैं। हम उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने बता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ये वाद हैं। इससे होता यह है कि कॉपी चेकर को यह प्रतीत होता है कि हाँ इसने वाद भी पता है, इस विद्यार्थी को वाद भी पता है, तो अलग से मार्किंग होती है। ठीक है, अब बुनियादी संरचना में शामिल मुद्दे भी देख लेते हैं क्या क्या है। संविधान की सर्वोच्चता, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन आदि आदि इसमें बुनियादी संरचना में शामिल किए गए हैं। इस प्रकार आप लिखिए, आपको अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। अधिकतम अंक कहने का तात्पर्य 6 नंबर नहीं है। 6 नंबर बहुत कम दिए जाते हैं। आप देखेंगे जब आप प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की भी कॉपी उठा के देखेंगे तो मुश्किल से 100, 110, 120 क्वेश्चन ही पॉलिटी वाले पेपर में होते हैं। टोटल मिला के 200 के आसपास नंबर आते हैं। तो कुल मिला के हम अनुमान लगाएं तो 100 के आसपास, 100 या 110 के आसपास ही पॉलिटी के पेपर में नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने कुछ छोड़ा है। विद्यार्थी पूरा लिख के आता है, किंतु फॉर्मेट के अनुसार
3.5 4 नंबर आपको अगर 6 नंबर में मिल रहे हैं, 4.5 भी मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आप उम्मीद ना रखें। आप इतना ही इसे ही कंटिन्यू रखिए। आप इसे कंटिन्यू रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। काम होने का तात्पर्य आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के जी में क्या था क्वेश्चन? विधान परिषद के बारे में बताइए। सभी लोग जानते हैं, सभी ने लिखा भी है। क्या है विधान परिषद? विधान परिषद राज्य की विधानसभा का उच्च सदन होता है। आप बता दीजिए पहले ही। ठीक है, फिर हम बता देते हैं इसका गठन कैसे होता है। तो संसद द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक संकल्प प्रस्ताव के आधार पर अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद इसका गठन करती है, और इसके लिए आवश्यक जो बहुमत होता है वो होता है 2/3 बहुमत। ये हो गया गठन का। अब सदस्य संख्या की बात कर लेते हैं। राज्य विधानसभा का 1/3, जैसे विधानसभा में 230 हैं तो 1/3 उसके ही विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। ये अधिकतम संख्या है, जो कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी विधान परिषद की? तो वो है 40। देखिए कई अपवाद हो सकते हैं, हम मुख्य प्रावधानों को ही शामिल कर रहे हैं, अपवाद हमने यहाँ नहीं बताए हैं। आगे देख लेते हैं संरचना क्या होती है विधान परिषद की। तो 1/3 सदस्य, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। बाकी 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं, जो कि 5 प्रमुख क्षेत्र से साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन से शामिल किए जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे 3 वर्ष से ज्यादा जिनका स्नातक हुआ समय हो चुका है उन लोग चुनेंगे। और 1/12 सदस्य जो बचे हुए होते हैं वह 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे शिक्षकों के द्वारा, जो कि माध्यमिक से ऊपर होना चाहिए, प्राथमिक नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर। इस प्रकार कुल सदस्य संख्या का 1/3, 1/6, 1/12 इस प्रकार चुन लिए जाते हैं। यह है आपकी विधानसभा की पूर्ण जानकारी। आप चाहें तो इसमें यहाँ यह भी तथ्य शामिल कर सकते हैं, जिस जिस राज्य में विधान परिषद है आप उनका नाम यहाँ लिख दें। याद रखिए पहले 7 थी, जम्मू कश्मीर अब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निषेधक तत्वों का महत्व लिखिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है महत्व फिर बता देते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निषेधक तत्वों का वर्णन है, जिनका महत्व निम्नलिखित है। फिर से मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना में आप अनुच्छेद और भाग डाल दीजिए, आपकी प्रस्तावना पॉलिटी के पेपर में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब महत्व पे चलते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में, राज्य के मूलभूत आदर्श को प्राप्त करने में इसका महत्व है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना करने में राज्य के नीति निषेधक तत्व महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आय, सुविधा, अवसरों की असमानता समाप्त कर समानता लाने में, आप यहाँ ध्यान रखिए, आय यह है, सुविधा, अवसर और ये जो असमानता है इनमें, तो इसको समानता में परिवर्तित करने के लिए राज्य के नीति निषेधक तत्व इंपॉर्टेंट है। गरीब वंचितों को शोषण से बचाने में, स्थानीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में, साथ ही साथ कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करने में राज्य के नीति निषेधक तत्व अत्यंत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस चीज को एकदम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस क्वेश्चंस को लिस्ट में बना के रखें और बार बार इसका लेखन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के आई में था धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर लिखिए। क्या है धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर? तो सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है धन विधेयक अंतर लिखने का, आप एक तरफ धन विधेयक लिखिए, दूसरी तरफ आप वित्त विधेयक लिखिए, एक एक करके आप अंतर बताते जाएंगे। तो अनुच्छेद 110 में वर्णन है धन विधेयक का, वित्त विधेयक का वर्णन है अनुच्छेद 117 में। दूसरा बिंदु की ओर चलते हैं। तो प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है, आप ध्यान रखिए। चलते हैं अगले। तो लोकसभा का विशेषाधिकार होता है इस धन विधेयक में, जबकि जो वित्त विधेयक होता है उसमें दोनों सदनों का समान अधिकार होता है। अंतिम निर्णय की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ही निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, जबकि वित्त विधेयक के संबंध में ऐसा वर्णन कोई प्रावधान नहीं मिलता है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति इन्हें अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं।
जबकि वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदुओं को लिखिए। और बिंदु आपके पास हो तो आप उन्हें और ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 का जे था, भारत में राज्यपाल के पद के औचित्य एवं महत्व की समीक्षा कीजिए। देखिए, यह एक प्रकार से रिपीट क्वेश्चन था। कैसे रिपीट क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान देंगे 2 का जहां ई हमने पढ़ा था वहां देखा था हमने कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संबंध, उन्हीं सभी तथ्यों को आप यहाँ सम्मिलित कर दीजिए। 2 लाइन की प्रस्तावना, 2 लाइन का आप निष्कर्ष लिखिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही राज्यपाल, हम घबरा गए क्वेश्चन देख के, कई विद्यार्थियों ने इसका आंसर लिखा ही नहीं है। 1 2 3, हाँ 3 से 4 विद्यार्थियों ने ही इसका आंसर लिखा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य संबंध है उन्हीं को पॉइंट वाइज यहाँ आप लिख दीजिए और अंत में निष्कर्ष लिख के इस आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के में पूछा गया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन कीजिए। अर्थात CAG, कंट्रोलर एंड वर्णन हमें करना था। क्या होता है, फिर प्रस्तावना में हमने बताया कि आप अनुच्छेद से चालू कर सकते हैं। भारतीय संविधान क्या कहता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय वित्त का संरक्षक होता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि शक्तियां क्या क्या हैं उसकी। तो वह भारत की संचित निधि, राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की संचित निधि से व्यय संबंधी लेखों की परीक्षा करता है। संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आगे देख लेते हैं, केंद्र व राज्यों की आकस्मिक निधि से व्यय संबंधी लेखों की संपरीक्षा करना, संघ व राज्य की आय व्यय की संपरीक्षा करना इसका एक महत्वपूर्ण शक्ति है। साथ ही साथ राष्ट्रपति को सलाह देना कि केंद्र पर राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाएंगे। केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रदान करना। राज्य सरकार के निर्णयों, ये लेखाओं है, यहाँ नेताओं लिख दिया गया है गलती से, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करने का कार्य भी CAG ही करता है। नेताओं से उसका कोई संबंध नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार आपने CAG की शक्तियों को लिख दिया। आपने देखा कि हमने 6 से 7 बिंदु हम सभी में शामिल कर रहे हैं और यह अधिकतम है। आप इससे ज्यादा शामिल करेंगे, आप 15 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं 2 के L की ओर, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। क्या है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, तो कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति प्रदान करते हैं। सहमति देने से पूर्व राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। यह बात किसी भी विद्यार्थी ने अपने आंसर में नहीं लिखी। जबकि जो वीटो शक्ति है, वो वीटो शक्ति आत्यांतिक और जो आप निलंबनकारी लिखते हैं पॉकेट वीटो, वो वीटो शक्ति के प्रकार हैं। वीटो क्या होता है यहाँ बताया गया है कि कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे सब सहमति देते हैं। सहमति देने से पूर्व 3 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को अपनी सहमति दे दे। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। और तीसरा उसके पास ऑप्शन होता है, वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यह होती है वीटो शक्ति। अब इसका प्रयोग जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल निम्न प्रकार से करते हैं। आपने सिर्फ उनके प्रयोग को लिखा, आपने इस तथ्य को किसी भी विद्यार्थी ने नहीं लिखा। आप इसे भी अपने उत्तर में शामिल करिए। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो पहला हम देख लेते हैं आत्यांतिक वीटो। गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता जो विधेयक है उस पर आत्यंतिक वीटो लगाया जा सकता है। सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे तभी आत्यंतिक वीटो राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। आप चाहें तो इसके उदाहरण भी दे सकते हैं कि कब कब आत्यंतिक वीटो लगाया गया है। हमारा उद्देश्य आपको चीजें बताना है, आप ऐड कर सकते हैं अन्य पॉइंट भी। निलंबनकारी वीटो क्या है, तो इस वीटो का प्रयोग कर राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ध्यान रहे कि पुनर्विचार एक ही बार लौटाया जा सकता है यदि संसद उसे दोबारा भेज देती है बिना किसी परिवर्तन के, तो भी राष्ट्रपति को उसे पारित करना होता है। तीसरा देख लेते हैं पॉकेट वीटो। इस संबंध में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति प्रदान करते हैं, ना ही अस्वीकृत करते हैं और ना ही लौटाते हैं।
परंतु एक अनिश्चित काल के लिए इसे लंबित कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके वीटो के प्रकार। आप इस प्रकार इनको लिखिए, चाहे तो आप इसमें उदाहरण भी लिख दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अब चल रहे हैं 15 मार्कर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन था, केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंधों की चर्चा कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता जा रहा है। एक बार, कई बार 6 नंबर में, कभी 15 नंबर में, ये बार बार पूछा गया है और इसके आने की संभावना भी बढ़ते जा रही है। पहले क्या हो रहा था, जो हम प्रीवियस ईयर हम पेपर देखते हैं उसमें देखते थे सीधा सीधा पूछ लिया जाता था। आजकल थोड़ा सा अंतर घुमा के क्वेश्चन देने पीएससी चालू कर दिया है। होता कुछ नहीं है, सेम टू सेम होता है, आप उन्हीं तथ्यों को शामिल करके इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को हमने 15 नंबर में यहाँ शामिल कर लिया है। इसके द्वारा हम विधायी भी देख लेंगे, प्रशासनिक भी देख लेंगे, वित्तीय भी देख लेंगे। तो आप उन्हें यदि 6 नंबर में भी पूछा जाता है तो आप उन्हें भी एक एक करके सभी को लिख सकते हैं। लिख देते हैं, बता देते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 से 293 तक केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन है, जो कि मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। फ्लो डायग्राम बनाइए। क्या है, तो विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक। दूसरा हमने देखेंगे प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक। तीसरा हम देखेंगे वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293 तक। इस प्रकार एक फ्लो डायग्राम के द्वारा आप 15 मार्कर में जरूर एक फ्लो डायग्राम छोटा सा बना दें और दिखा दें कि हम इन 3 का वर्णन करेंगे। फिर हम एक एक पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विधायी संबंधों की। क्या है विधायी संबंध, तो 7वीं अनुसूची की बात कर लें। क्या है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हम 3 सूचियां देखते हैं, 4 सूचियां देखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन जो हम अभी 3 नंबर में भी हमने क्लियर कवर किया था, उसे ही यहाँ दोबारा लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप बता दें कि संघ सूची में विषय कितने हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में और कितने विषय शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास समय होता है तो आप उनके प्रमुख विषय भी लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अवशिष्ट सूची के बारे में भी आप बता सकते हैं। भारतीय संविधान, दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ रखा है अनुच्छेद 249। क्या होता है, तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनने की संसद की अधिकारिता। सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा का एक विशेष अधिकार है अनुच्छेद 249, तो आपने विधायी संबंध में इसको शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य बात करें अनुच्छेद 250 को, क्या बोलता है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता है, आप इसे शामिल कर सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ आप अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 356, इन सभी को विधायी संबंधों में शामिल कर सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि राज्य के विधेयकों पर केंद्रीय नियंत्रण। ये कैसे होता है, तो राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह भी एक विधायी संबंध का ही प्रकार है। आप इस प्रकार अपने आंसर को 6 नंबर में, तो आप विधायी संबंध अब इस प्रकार से आपको पूरा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रशासनिक संबंधों की, कैसे होते हैं। तो हमने देखा कि कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, जैसे संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार की प्रशासन करने की अधिकारिता होती है। दूसरी बात हम देख लेते हैं कि राज्यों को निर्देश देने की शक्ति केंद्र के पास होती है, जैसे संचार के साधनों को बनाए रखना, उनका रखरखाव, राज्य में रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना, साथ ही साथ अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन करना भी इसमें एक बिंदु हमें देखने को मिलता है। यह प्रशासनिक संबंध में 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं अनुच्छेद 262। क्या कहता है, संसद द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण व नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। यह संसद की अधिकारिता होती है। इसके अलावा हम देखते हैं अनुच्छेद 263, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा संयुक्त रूप से नियंत्रित किए जाते हैं। हम देखते हैं कि भले आप आईएएस हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, किंतु आप राज्य में कार्य कर रहे होते हैं, तो यह एक प्रशासनिक संबंध के तहत ही हो रहा होता है। ऐसा ही भारतीय पुलिस सेवा में भी और भारतीय वन सेवा में भी होता है।
तो संयुक्त रूप से जहां जहां नियंत्रण होता है वह प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। अगले चलते हैं वित्तीय संबंधों की ओर। क्या है वित्तीय संबंध? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कराधान की शक्तियों का आवंटन। ये कैसे होता है? तो संघ सूची के संबंध में कर निर्धारण का विशेषाधिकार संसद के पास होता है और राज्य सूची के विषय में राज्य विधानमंडल के पास। इस प्रकार करों का जो बंटवारा है, करों का जो निर्धारण है वह अपने द्वारा कर लिया जाता है। दूसरा हम देख लेते हैं केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व का विभाजन। हम देखते हैं कि केंद्र द्वारा जो कर लिए जाते हैं और राज्य द्वारा संग्रहित किए जाते हैं वो आते हैं इसमें। साथ ही साथ स्टाम्प शुल्क की बात कर लें वो आ जाता है इसमें। तो ये राजस्व से संबंधित विभाजन होते हैं। साथ ही अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को जो केंद्र द्वारा एक विशेष अनुदान दिए जाते हैं वह एक वित्तीय संबंध के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन वित्तीय संबंधों के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त यदि आप लिखना चाहें, हमने तीनों चीज बता दी, चाहे वह विधायी संबंध हो, प्रशासनिक हो, वित्तीय संबंध हो। यदि आपके पास समय रहता है तो आप इनके संबंध में जो गठित समितियां हैं या कोई आयोग बने हैं तो आप उन्हें भी अपने उत्तर में सम्मिलित कर सकते हैं। आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था वित्त पर संसद का नियंत्रण कैसे होता है। सभी लोग जानते हैं वित्त पर संसदीय नियंत्रण की प्रक्रिया को। कैसे? तो वित्त पर संसदीय नियंत्रण एक बाह्य नियंत्रण की प्रक्रिया होती है, मतलब बाहरी, या अफवाह गलती से लिख दिया गया है। प्रक्रिया है जो संसद द्वारा सरकार पर वित्तीय अनुशासन एवं दक्षता बढ़ाने में सहायक होती है। ठीक है, इस प्रकार आप एक प्रस्तावना लिख दें 2 से 3 लाइन में, फिर आप बता देते हैं वित्त पर संसदीय नियंत्रण किस प्रकार होता है। 3 प्रकार से हम यहाँ समझेंगे। एक बजटीय प्रक्रिया के द्वारा, दूसरा हम देखेंगे विभिन्न समितियों के द्वारा जो संसद की समितियां होती हैं, और तीसरा देखेंगे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG के द्वारा जो हम वित्त पर संसदीय नियंत्रण करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बजटीय प्रक्रिया के द्वारा। सभी को ज्ञात है कि सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद में बजट सत्र जो है आयोजित किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसके चरणों को हम बता देते हैं कैसे होता है। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण जो कि वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं सामान्य चर्चा की। प्रारंभिक रूप से सामान्य चर्चा लोकसभा में ही की जाती है और विभिन्न जो बजट से संबंधित मुद्दे हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही साथ देख लें मांगों पर चर्चा और अनुदान। तो अलग अलग विभागों द्वारा अलग अलग मांगे की जाती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ कटौती प्रस्ताव भी रखे जाते हैं। आप जानते ही हैं सांकेतिक कटौती हो, मितव्ययिता कटौती हो, इन्हें यहाँ शामिल किया जाता है। यहाँ हम देख लेते हैं अन्य बिंदुओं को। विनियोग विधेयक, इसके पारित होने पर संचित निधि से खर्च का अधिकार सरकार को प्राप्त हो जाता है और अंतिम रूप से वित्त विधेयक पारित किया जाता है। इसके द्वारा सभी विभागों को उनके लिए जो आवंटित राशि है वो उन्हें आवंटन कर दिया जाता है। इस प्रकार आप पूरी प्रक्रिया देखेंगे तो यह बजट पर जो वित्त पर संसद का नियंत्रण है बजटीय द्वारा, वो यहाँ समझ सकते हैं। इसके द्वारा आप एक क्वेश्चन को और यही सेम चीज लिखकर आप एक क्वेश्चन को और कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि बजट का जो चरण है वो आप बताएं। यदि पूछा जाए आपसे कि संसद में बजटीय जो प्रक्रिया है कैसे पूर्ण होती है तो आप इन्हीं को शामिल करें। बता दें बजट का प्रस्तुतिकरण होता है सबसे पहले, फिर बता दें सामान्य चर्चा होती है, फिर आप बता देंगे कि अनुदानों पर या मांगों पर चर्चाएं होती हैं, फिर आप बता देंगे कि विनियोग विधेयक पर चर्चा होती है और अंतिम रूप से वित्त विधेयक पारित किया जाता है। यहाँ हमने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलते हैं इसी के दूसरे पक्ष में। संसदीय समितियों के माध्यम से जो वित्त पर नियंत्रण किया जाता है क्या है? तो लोक लेखा समिति सबसे प्रमुख है। सरकार के खातों पर बनी CAG की रिपोर्ट का मूल्यांकन करती है लोक लेखा समिति। दूसरा हम देख लेते हैं कौन सी समिति? अनुमान समिति। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार जो अनुमानों का यह परीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम पर बनी CAG की रिपोर्ट का परीक्षण करने का कार्य लोक उपक्रम समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं D की ओर, विभागीय समितियों द्वारा। तो सभी सरकारी विभागों की वार्षिक रिपोर्ट का परीक्षण करने का कार्य विभागीय समितियां करती हैं। साथ ही साथ उनके आय व्यय का हिसाब भी यह संसद में रखती हैं। ठीक है, अब चल लेते हैं हम तीसरा जो बिंदु है हमारा CAG के द्वारा नियंत्रण कैसे होता है।
आपको ध्यान होगा इससे पहले हमने एक क्वेश्चन को इसी पेपर में शामिल किया था, सीएजी की शक्तियों का वर्णन। सीएजी की शक्तियों को आप सीधा यहाँ लिखिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आपको तरीके से आप पढ़ते हैं और क्वेश्चन को आप समझते हैं तो आप कम क्वेश्चंस को याद कर कर अधिक से अधिक उत्तरों को लिख सकते हैं। सेम चीज हमने यहाँ वही लिखी है कि भारत सरकार की संचित निधि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में संचित निधि से व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करता है। संसद की लोक लेखा समिति के गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार राज्य सरकार की आकस्मिक निधि से व्यय संबंधी लेखाओं की संपरीक्षा, संघ व राज्य की आय व्यय की संपरीक्षा। इसी प्रकार हमने उन सभी बिंदुओं को शामिल यहाँ दोबारा कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ आपका यह आंसर भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। 3C की ओर बढ़ेंगे। क्या था? सहकारी संघवाद, समस्या और समाधान पर लेख लिखिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि समय बहुत ज्यादा हो जाता है इस टेस्ट डिस्कशन में। यदि आप इसी टेस्ट को लिखने बैठे हैं तो आपके पास 1.5 घंटे का समय होता है। हमारा पूरा प्रयास होता है कि कम से कम समय में हम आपको यह चीज उपलब्ध करा दें। हमें, आपने देखा होगा, 1.5 घंटे का समय भी नहीं लगता है इस टेस्ट के डिस्कशन में। चाहें तो हम इसमें कई अन्य बिंदुओं को शामिल करके भी बता सकते हैं, किंतु आपके समय क्या होता है कि एक बार में देख लेते कि 1 घंटे का वीडियो है तो जो जैसे छात्र होते हैं, कैसे जो पूरी तरह पीएससी को नहीं चाहते हैं वह इसे दूर हट जाते हैं। तो यदि आप पीएससी को चाहते हैं, आप 1.5 घंटे का समय भी यदि आप टेस्ट डिस्कशन या 1 घंटे से 10 मिनट 1 घंटे 20 मिनट का समय भी आप टेस्ट डिस्कशन को नहीं दे सकते हैं तो आप पीएससी को पूरी तरह दिल से नहीं चाहते हैं। आप ये याद रखिए, क्योंकि 1.5 घंटे का टेस्ट पेपर 1 घंटे में लाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई तथ्यों को हम इसमें शामिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय का विशेष हमें ध्यान रखना होता है। तो आप कृपया करके ऐसी समस्याएं न बताएं कि सर ज़्यादा मिनट का वीडियो हो रहा है। हम समझ जाते हैं कि आप पीएससी के प्रति कितने जवाबदेह हैं। दिन में 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना समय किसी के पास नहीं होगा। कई विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं जो अपनी नौकरी करने के साथ साथ हमारे इन वीडियो को देखते हैं और अपनी चीज़ों को, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और हमें अच्छा रिस्पांस उनके द्वारा मिल रहा है। तो यह अच्छे विद्यार्थियों की विशेषताएं हैं। कृपया 1 से 1.5 घंटे का समय निकालिए और इनमें दीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 का C था सहकारी संघवाद, समस्या और समाधान पर लेख लिखिए। क्या है? सहकारी संघवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें केंद्र और राज्य एक संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। यह हो गई एक छोटी सी सहकारी संघवाद की परिभाषा। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिए ही की गई है। इस प्रकार आप लिख दीजिए, आपका प्रस्तावना कंप्लीट हो जाती है। समस्याओं की बात कर लेते हैं। क्या है सहकारी संघवाद की समस्याएं? सबसे पहली समस्या हमें देखने को मिलती है विविधता और असमानता। हमारे देश में सभी राज्यों की भिन्न भिन्न महत्वाकांक्षाएं होने के कारण उन्हें एक मंच पर लाना बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यह सहकारी संघवाद की दिशा में सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या हम देखते हैं क्षेत्रवाद की समस्या। व्यक्तियों में अपने क्षेत्र के प्रति जागृत होने वाला अगाध प्रेम इस समस्या का कारण बनता है। उदाहरण अगर हम देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से अलग गोरखालैंड की मांग। इसके साथ साथ हम अन्य उदाहरण में देखें तो उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने की मांग भी कई वर्षों से चली आ रही है। यह जो मांग है सहकारी संघवाद में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी करती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले पॉइंट में। शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची को देखने पर प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक वरीयता दी गई है। देखिए, सामान्य तौर पर हम देखते हैं तो हमें संघ सूची में 100 विषय दिख जाते हैं और राज्य सूची में सिर्फ 61 विषय। तो कई राज्यों का ऐसा मानना है कि हमें राज्य को केंद्र से कम अधिकारिता मिली हुई है, अधिक वरीयता केंद्र को दी जाती है। यह भी सहकारी संघवाद में एक बड़ी चुनौती है। अन्य की बात कर लेते हैं तो असमान प्रतिनिधित्व। कैसे?
लोकसभा एवं राज्यसभा में जनसंख्या के अनुसार सीटों का वितरण होने के कारण संसद में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व संघवाद के सामने एक समस्या उत्पन्न करता है। सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर हमारे यहाँ सीटों का वितरण किया गया है, तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक सीटें मिल जाती हैं, जबकि पूर्वोत्तर के राज्य में आप जाएंगे तो उनका प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। कई राज्यों में एक एक या दो दो सीटें ही मात्र हैं। तो इस प्रकार यह भी सहकारी संघवाद की दिशा में एक प्रमुख चुनौती है। और अगर बात कर लें तो अनुच्छेद 356, कई बार आप देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से शक्तियों के दुरुपयोग की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, कि राज्यपाल द्वारा केंद्र का दिशा निर्देश माने जाते हैं और राज्य की सरकार को, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, जनता के द्वारा बनी हुई सरकार है, उस पर यहाँ पर रोक टोक की जाती है, उनके कार्यों को पूरी तरह करने नहीं दिया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, करों के बंटवारे में असमानता। केंद्र सरकार के खजाने में आने वाली राशि में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने से केंद्र के फंड में कमी आ गई है। 14वें वित्त आयोग के द्वारा हमने देखा कि 32 से बढ़ाकर 42% हिस्सेदारी कर दी गई है। इसके कारण भी सहकारी संघवाद एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर सहकारी संघवाद के सामने एक चुनौती उत्पन्न हो रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं समाधान के लिए उठाए गए कदमों की ओर। क्या है कदम? तो योजना आयोग की समाप्ति करके जो नीति आयोग का निर्माण किया गया है, उससे नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में राज्यों की अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब नीति आयोग तो सबसे बड़ा कदम माना जाता है सहकारी संघवाद की दिशा में। नीति आयोग शासी परिषदों की बैठकों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य सदस्यों के बीच टीम इंडिया की भावना को बल प्रदान किया जा रहा है। यह दिया जा रहा है कि आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। इस प्रकार की भावनाएं जो राज्यों को दी जा रही हैं, बल दिया जा रहा है। इसके कारण सहकारी संघवाद को और बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही साथ अन्य बिंदु में देखें तो वित्तीय आवंटन का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा होने से केंद्र राज्य संवाद में वृद्धि होगी। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी 32% से बढ़ाकर 42% करना एक महत्वपूर्ण सहकारी संघवाद को प्रबल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अन्य बिंदु देख लेते हैं हम। तो इससे राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता जो 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया है, इससे राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता कम होगी और राज्यों को उसकी आवश्यकता अनुसार योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में भी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। जीएसटी परिषद में भी राज्यों को निर्णायक भूमिका प्रदान की गई है। इस प्रकार सरकार द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि भविष्य में कारगर सिद्ध होंगे। इस प्रकार आप ऑप्शन आ लिखिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन था। मौलिक अधिकार एवं नीति निषेध तत्वों में अंतर लिखिए। साथ ही बताइए कि नीति निषेध तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता किस प्रकार दी गई है। देख लेते हैं। सभी ने, ज्यादातर विद्यार्थियों ने इसका एक पार्ट तो बहुत अच्छा लिखा है, दूसरे पार्ट को लिखा ही नहीं है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ देख लीजिए किस प्रकार लिखना था। पहले हम 2 लाइन में बता देते हैं कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषताओं में मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निषेध तत्व शामिल किए गए हैं। इनके मध्य प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। अंतर लिखने का हमने फॉर्मेट अभी भी देखा था, हमने धन विधेयक और वित्त विधेयक में जब अंतर देखा था वहां पे। इसी प्रकार हम यहाँ भी लिखेंगे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्वों में अंतर। सबसे पहले भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निषेध तत्वों का वर्णन किया गया है। दूसरा बिंदु, सोर्स अगर बताएं, स्रोत बताएं, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि राज्य के नीति निषेध तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और देख लेते हैं, इनका उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, जबकि नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह नकारात्मक होते हैं मौलिक अधिकार, जबकि राज्य के नीति निषेध तत्व सकारात्मक होते हैं। आप चाहें तो इनका कारण भी यही लिख सकते हैं कि यह राज्य को काम करने से रोकते हैं इसलिए नकारात्मक है, जबकि नीति निषेध तत्व काम करने को प्रोत्साहित करते हैं इसलिए सकारात्मक है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यह न्यायोचित होते हैं, जबकि नीति निषेधक तत्व गैर न्यायोचित होते हैं। इसका भी आप कारण लिख सकते हैं कि संविधान में ऐसा वर्णन है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जबकि राज्यों के नीति निषेधक तत्वों के संबंध में आप किसी भी प्रकार से न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, जबकि राज्य के नीति निषेधक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार आप मुख्यतः 6 बिंदुओं को तो अवश्य लिखिए। चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की ओर। क्या था? नीति निषेधक तत्वों की मौलिक अधिकारों पर वरीयता। ठीक है, इसमें हमने मुख्यतः 3 बिंदुओं को रखा। एक हम देख लेंगे कि किस वाद के तहत यह चीजें आई और वो कौन कौन से बिंदु हैं जिसमें मौलिक अधिकार नीति निषेधक तत्वों से कम अहमियत रखते हैं, और अंत में हम निष्कर्ष दे देंगे। शुरुआत कर लेते हैं। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हुए निर्धारित किया गया था कि यदि 39 ख और 39 ग के तहत नीति निषेधक सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्य से कोई कानून बनाया जाता है तो उसे इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 में वर्णित अधिकारों का हनन होता है। यहाँ देखें, साथ ही साथ एक वाद को भी बता दिया हमने यहाँ पे कि मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में यह कहा गया कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार एवं नीति निषेधक तत्वों के बीच संतुलन की स्थिति में है। ऐसा 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद में बता दिया गया था। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार हम बताते हैं। क्यों? मौलिक अधिकार सिर्फ लोकतांत्रिक हैं, जबकि डीपीएसपी जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, जबकि नीति निषेधक तत्व सामुदायिक कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इसीलिए नीति निषेधक तत्व मौलिक अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार नकारात्मक है, सरकार को कार्य करने से रोकते हैं, जबकि डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निषेधक तत्व जो है सकारात्मक है, राज्य को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निषेधक तत्वों से कम वरीयता दी जाती है। साथ ही साथ अन्य बिंदु देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है, जबकि राज्य के नीति निषेधक तत्व असीमित होते हैं, इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नीति निषेधक तत्व ही भारत में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बनेंगे। ठीक है, यह हमने यहाँ अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट सम्मिलित कर लिया है। अंत में हम निष्कर्ष बता देते हैं कि दरअसल एक व्यक्ति से ही समाज बनता है और किसी भी देश के लिए एक व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अतः दोनों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अतः दोनों एक दूसरे के रास्ते में न आए, इसके लिए संतुलन बना रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आप ऑप्शन हाँ लिख के अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका ये जो आप सब्सक्राइब करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, यह हमारे लिए मार्गदर्शन है। इसके अलावा हमारा कोई मार्गदर्शन का कोई स्रोत नहीं है। आप जितना इसे लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मेंस की दृष्टि से जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामग्री जो पूछा जा सकता है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगले कुछ समय में हम आपके सामने प्रोवाइड कर दें। इसके लिए एक ही आवश्यकता है कि हमें आप मार्गदर्शित करते रहें। साथ ही साथ यदि आपको कोई सुझाव देना है कि वीडियो कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या कमियां हैं, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।